हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिजिक्स का फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि वर्क है। वर्क यानी कि कार्य। वर्क होता क्या है इस चीज को हम देखेंगे। कार्य किस चीज को कहते हैं, वर्क होता क्या है इस चीज को देखते हैं। तो वर्क यानी कि कार्य किस चीज को कहते हैं। डेली लाइफ में यानी कि जो दैनिक जीवन में हम जो भी काम करते हैं, क्या उसे हम वर्क बोलेंगे, कार्य बोलेंगे। और साइंस क्या कहता है, साइंस का वर्क के बारे में क्या टेक है, साइंस का कहना क्या है। क्या हम जो भी डेली लाइफ में करते हैं, जो भी काम करते हैं, उसे 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 तो हम कार्य कहते ही हैं, तो साइंस भी क्या कार्य कहता है उसी चीज को। या दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस है। देखते हैं डेली लाइफ वर्सेस साइंस। एक एग्जांपल से समझते हैं। एक विद्यार्थी है जो कि एक जगह बैठ करके घंटों पढ़ाई करता है और अपने सिलेबस को कंप्लीट करता है। तो क्या हम इस केस में इसको क्या वर्क मानेंगे? बिल्कुल, डेली लाइफ के हिसाब से उसने वर्क किया, इसे हम वर्क मानेंगे। और एक कूली है जो कि सामान को एक जगह से दूसरे जगह ढोता है, यानी कि सामान को एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करता है। तो क्या इस चीज में, इस केस में वर्क डन हुआ, कार्य हुआ? बिल्कुल, कूली ने भी कार्य किया। इसे भी हम डेली लाइफ के हिसाब से वर्क डन मानेंगे, कार्य मानेंगे। लेकिन साइंस क्या कहता है, साइंस का क्या कहना है? क्या सेम कहता है या अलग कहता है? देखते हैं। साइंस का कहना है कि विद्यार्थी के द्वारा किया गया वर्क डन है वो जीरो है, मतलब विद्यार्थी ने कोई वर्क डन नहीं किया, नो वर्क डन। विद्यार्थी केस में कोई कार्य नहीं हुआ, ये वर्क डन नहीं है, नो वर्क डन। और कूली का केस जो है, जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करता है, उसे साइंस मानता है कि उसने वर्क डन किया, मतलब कि कार्य किया। तो ऐसा क्यों? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द केस ऑफ स्टूडेंट एंड कूली? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन दिस केस? व्हाट इज द डिफरेंस? क्या बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में, दोनों के कार्य करने के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस है, उस चीज को हम समझते हैं। विद्यार्थी जो है वो एक जगह बैठ करके पढ़ाई कर रहा है और कूली जो है वो एक जगह से दूसरी जगह सामान को लेकर के जा रहा है। मतलब कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात आ रही है। तो शिफ्ट करना ही यहां पर एक डिफरेंस है। और उसी शिफ्ट करने को साइंस के भाषा में हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, यानी कि विस्थापन कहते हैं। विस्थापन कहते हैं। मतलब कि कूली के केस में डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, लेकिन विद्यार्थी के केस में विस्थापन नहीं है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो कूली के केस में डिस्प्लेसमेंट है, इसका मतलब वर्क डन हुआ है, कार्य हुआ है। विद्यार्थी केस में डिस्प्लेसमेंट नहीं है, विस्थापन नहीं है, तो कार्य नहीं हुआ है, नो वर्क डन है। मतलब कि इफ देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट देयर इज नो वर्क। इस चीज को हम समझ के चलते हैं। इफ देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन नहीं तो कार्य नहीं। एक और एग्जांपल से क्लियर करते हैं, एक और एग्जांपल से समझते हैं। एक और एग्जांपल से देखते हैं। ये एक बंदा है जो कि इस डब्बे को खिसकाना चाहता है और खिसका करके आगे ले जाना चाहता है, धक्के मारकर। और ये एक दूसरा बंदा है, ये भी इसे धक्के मार करके आगे ले जाना चाहता है। तो पहले केस में ये धक्का मार के आगे ले जाने की कोशिश तो कर रहा है, 15 मिनट से आधे घंटे से कोशिश कर रहा है कि ये डब्बा आगे खिसक जाए, आगे खिसक जाए, लेकिन ये डब्बा यहीं पर पड़ा हुआ है। उसका ताकत कम पड़ रहा है, मतलब फोर्स कम पड़ रहा है। मतलब कि ये जो बंदा है, पहला बंदा, वो फोर्स तो अप्लाई कर रहा है, बल तो लगा रहा है, लेकिन इस डब्बे का विस्थापन, शिफ्टिंग, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन नहीं हो रहा है। फोर्स तो लगा रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, विस्थापन नहीं हो रहा है।
और जो दूसरा बंदा है वो इस डब्बे को धक्का मारते हुए आगे खिसका देता है। तो इस केस में ये जो सेकंड वाला बंदा है वो भी फोर्स लगा रहा है, बल तो लगा रहा है। क्या इसमें विस्थापन भी हो रहा है? बिल्कुल, इसमें डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो चलिए आप बताइए, फर्स्ट केस में वर्क डन मानेंगे कि नहीं मानेंगे, और सेकेंड केस में वर्क डन मानेंगे कि नहीं मानेंगे? कमेंट में बताइए आप। मैं बताता हूं आपको कि ये जो फर्स्ट केस है इसको साइंस कहता है कि इसमें वर्क डन नहीं हुआ, वर्क डन यानी कि कार्य नहीं हुआ। और ये जो सेकेंड केस है इसमें साइंस मानता है इसको कि वर्क डन हुआ। तो इसमें भी जो डिफरेंस है जो हम लोग को पता चल रहा है वो ये है कि फर्स्ट केस में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो वर्क डन नहीं माना जा रहा है, और दूसरे केस में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्क डन माना जा रहा है। मतलब कि एक बात तो क्लियर है कि अगर डिस्प्लेसमेंट है तभी वर्क होगा। इफ देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट देयर इज नो वर्क, नो वर्क नो डिस्प्लेसमेंट, नो डिस्प्लेसमेंट नो वर्क। तो नो वर्क नो डिस्प्लेसमेंट। और दूसरी बात यह हम लोग को समझ में आता है कि वर्क करने के लिए फोर्स की भी जरूरत पड़ती है, बल की भी जरूरत पड़ती है। और इसी से हम फॉर्मूला बनाएंगे और फॉर्मूला को समझेंगे कि और तभी तो वर्क के फॉर्मूले में, ये वर्क का फॉर्मूला जो होता है वर्क इज इक्वल टू, वर्क के फॉर्मूले में ये दोनों चीज आते हैं, फोर्स भी आता है और डिस्प्लेसमेंट भी आता है, फोर्स भी आता है और डिस्प्लेसमेंट भी आता है। तो अब हम फॉर्मूला देखते हैं कि फॉर्मूला होता क्या है। लोग रटते रह जाएंगे फॉर्मूले को, लेकिन आप समझ के चलिएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन। ये चीज हमको समझ में आता है। मतलब वर्क के लिए, वर्क के लिए हम लोगों को फोर्स तो चाहिए ही चाहिए, फोर्स तो चाहिए ही चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए। हम लोगों ने पहले एग्जांपल से समझा, जो विद्यार्थी और कुली वाला एग्जांपल है, कि वर्क के लिए डिस्प्लेसमेंट तो चाहिए ही, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तभी तो कुली के केस को हम लोग वर्क बोल रहे हैं, मतलब साइंस वर्क बोल रहा है। और फोर्स भी चाहिए, बल भी लगना चाहिए, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट तो चाहिए ही चाहिए, फोर्स भी चाहिए। और इसीलिए वर्क का फॉर्मूला होता है दोस्तों, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक अच्छा एग्जांपल देता हूं, एक बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं, जिससे कि दोनों चीज क्लियर हो जाए कि फोर्स अगर नहीं है तो वर्क नहीं है, फोर्स अगर नहीं है तो वर्क नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं है तो भी वर्क नहीं होगा। मतलब दोनों का रिक्वायरमेंट है, दोनों का एक साथ रिक्वायरमेंट है। एक एग्जांपल देता हूं जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ये जो फॉर्मूला है वो कभी आप, मतलब कि दोनों एग्जांपल से हम लोग को ये तो समझ में आ गया कि वर्क के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों चाहिए। मतलब डिस्प्लेसमेंट तो चाहिए ही चाहिए, फोर्स भी चाहिए। फॉर्मूला होता क्या है? वर्क का फॉर्मूला होता क्या है? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन। पहले वाले एग्जांपल से हम लोग को ये क्लियर है कि जो कुली और विद्यार्थी वाला जो एग्जांपल है कि वर्क के लिए, कार्य के लिए डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन तो जरूरी है। और दूसरे एग्जांपल से हम लोग को ये समझ में आता है, जो ब्लॉक को धक्का देने वाला है जो है, कि डिस्प्लेसमेंट तो जरूरी है, फोर्स भी लगना चाहिए, मतलब फोर्स भी जरूरी है। तो इसलिए वर्क के फॉर्मूले में फोर्स भी आता है और डिस्प्लेसमेंट भी आता है। ये आप फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, इससे न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट।
अब इस चीज को फाइनल करते हैं। एक एग्जांपल और देता हूं जिससे कि ये और एकदम क्लियर हो जाएगा और आपको काफी समझ में आएगा। ये क्वेश्चन भी है, ये क्वेश्चन भी है और एग्जांपल भी है, क्वेश्चन भी है और एग्जांपल भी है। इसको कमेंट में आप लोग बताइए। अगर एक बंदर है, वो रस्सी चढ़ता है, रस्सी चढ़ने की कोशिश कर रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, तो बताइए इस केस में वर्क डन कितना होगा? क्या वर्क डन 0 होगा या वर्क डन हुआ होगा? कुछ वर्क डन हुआ है ये होगा या वर्क डन 0 होगा? ये बताइए आप लोग। वर्क डन 0 होगा या वर्क डन कुछ हुआ है ये होगा? ये बताइए। मैं बताता हूं आप लोग को। इस केस में वर्क डन नहीं हुआ, मतलब कि वर्क डन इज इक्वल टू 0, 0 वर्क डन है। क्यों भाई, क्यों, ऐसा क्यों? बंदर है, वो बंदर है, वो रस्सी पर ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है मतलब कि डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, और अपने वजन का वजन जो है, अपना वजन है उसको खींच करके ऊपर ले जा रहा है, मतलब बल भी लगा रहा है, बल भी लगा रहा है अपने हाथों से रस्सी पर। तो बल भी लगा रहा है, फोर्स भी लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। इसी चीज को समझिए आप। वर्क डन इस केस में 0 होगा। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि वर्क के लिए, वर्क डन के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एट द सेम टाइम रिक्वायर होता है। सेम टाइम में उसी समय में बल भी लगना चाहिए और उसी समय में विस्थापन भी होना चाहिए, तब हम उसको वर्क मानेंगे। तो इस केस में ऐसा क्या हो रहा है, देखिए समझते हैं। वर्क डन 0 क्यों है इस बंदर के केस में? बंदर के केस में वर्क डन 0 क्यों है, इस चीज को समझते हैं। बंदर जो है वो रस्सी को पकड़कर ऊपर खींचते हुए ऊपर चढ़ रहा है। तो जब बंदर है वो अपने हाथों से रस्सी पर बल लगाता है तो उसके हाथ का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। हाथ जो है वो एक जगह चिपका हुआ होता है और जो दूसरा हाथ है वो भी ऊपर चिपका हुआ है। तो जब दोनों हाथों को, जब रस्सी को दोनों हाथों से जब पकड़ा हुआ है बंदर, मतलब डिस्प्लेसमेंट तो हो नहीं रहा है, बल जरूर लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो नहीं रहा है, मतलब अभी वर्क नहीं हो रहा है। लेकिन देखते हैं अब, जैसे ही बंदर इस हाथ को छोड़ता है और आगे पकड़ता है तो डिस्प्लेसमेंट तो हुआ, यहां से डिस्प्लेसमेंट तो हुआ, लेकिन बल नहीं लग रहा है क्योंकि हाथ तो हवा में है भाई, हाथ हवा में है, हाथ हवा में है, तो रस्सी पर बल नहीं लग रहा है। तो बल नहीं लगा तो फिर वर्क नहीं हुआ। फिर जब यह रस्सी को आगे पकड़ता है और फिर दूसरा हाथ को छोड़ता है, दूसरा हाथ को छोड़ता है तो फिर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लेकिन फिर बल नहीं लग रहा है। मतलब जब डिस्प्लेसमेंट है तो फोर्स नहीं है और जब फोर्स है तो डिस्प्लेसमेंट नहीं है। मतलब कि इस केस में इसीलिए वर्क डन, बंदर के केस में वर्क डन 0 होता है, कार्य 0 होगा। और इस चीज को, इसको क्वेश्चन में कैसे पूछता है कि एक बंदर है वो रस्सी चढ़ रहा है, बताइए उसके द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक कार्य होगा, यानी कि नेगेटिव वर्क डन होगा, पॉजिटिव वर्क डन होगा या 0 वर्क डन होगा। भाई पहले हम लोग ये तो देख लें कि इसमें वर्क डन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो हम लोग को सीधा 0 टिक करके आना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि ऋणात्मक होगा धनात्मक होगा, हमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। हमको पहले ये देखना है कि फोर्स है या नहीं है और डिस्प्लेसमेंट है या नहीं है। अगर दोनों में से एक भी चीज गायब है मतलब वर्क डन इज इक्वल टू 0, हम लोग सीधा 0 वर्क डन लगाएंगे, टिक टिक करके आएंगे सीधा। तो ये चीज है, ये तो इतना तो आपको क्लियर हो गया कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों चीज रिक्वायरमेंट है। यही चीज, यही जो एग्जांपल है वो एक और क्वेश्चन के फॉर्मेट में आता है, एक और प्रोफाइल में आता है। इसको देख लेते हैं। इंसान के द्वारा सीढ़ी चढ़ना। ये बंदा है वो सीढ़ी चढ़ना चाह रहा है, ऊपर चढ़ना चाह रहा है। अब ऊपर वो चढ़ते जाता है, तो बताइए इस केस में वर्क डन क्या होगा, 0 होगा या नॉन 0 होगा? कुछ वर्क डन हुआ है ये होगा या क्या होगा बताइए? 0 और नॉन 0 बताइए, कमेंट में बताइए आप लोग। इस केस में ये वाला जो एग्जांपल है, इसमें बताइए, मैं बताता हूं। वर्क डन 0 होगा। इस केस में भी वर्क डन नहीं हुआ, मतलब कि वर्क डन 0 है। क्यों? इस चीज को आप समझिए। जब बंदा है, जब ये जो इंसान है वो सीढ़ी चढ़ना चाहता है और जब सीढ़ी चढ़ता रहता है तब ये अपने पैर से सीढ़ी पर फोर्स लगाता है और सीढ़ी भी बदले में
इसके ऊपर फोर्स लगाती है। तो जब ये बंदा फोर्स लगाता है, मतलब कि पाँव से सीढ़ी को दबाता है, तब तो बंदे का पैर रेस्ट में रहता है। और जब वो पैर को आगे उठाकर आगे बढ़ाता है, यानी कि जब डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब आगे बढ़ता है पैर, तब वो हवा में होता है, मतलब कि कोई बल नहीं लगा रहता होता है, बल नहीं लगता रहता है। वही बात हो गया बंदर वाला के जैसा ही केस है कि जब इंसान है वो सीढ़ी चढ़ता है, तो जब फ्लोर में सीढ़ी चढ़ रहा है, फ्लोर में जब सीढ़ी चढ़ रहा है, तो जब पाँव को सीढ़ी पर दबाता है, तब तो उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, वो तो पड़ा हुआ है। और जब पाँव को उठाता है, जैसे ही पाँव को उठाता है ऊपर, तो डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है लेकिन फोर्स नहीं लग रहा है, क्योंकि पैर तो हवा में है। इसलिए इस केस में जब डिस्प्लेसमेंट होता है तो पैर हवा में होता है लेकिन उसमें बल नहीं लग रहा होता है। और जब बल लगता रहता है, जब पैर है जो बल लगाते रहता है जमीन पर, सीढ़ी पर, तब डिस्प्लेसमेंट नहीं होता रहता है, वो फिक्स रहता है। मतलब कि एक बार तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है और एक बार फोर्स नहीं लगता रहता है। इसलिए यहां भी वर्क डन, कार्य 0 होगा। ये बात समझ में आया आपको? तो वर्क डन, तो वर्क का जो फॉर्मूला है, वो तो हमको क्लियर हो गया। क्या होता है एक बार फिर से देखते हैं। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। इसमें अब हम लोग को ये याद तो भाई चोखा हो गया कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। क्योंकि दोनों एग्जांपल से हम लोग को, और ये बंदर वाला और सीढ़ी वाला एग्जांपल तो काफी अच्छा था कि एक ही एग्जांपल से फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का रिक्वायरमेंट है वो पता चल रहा है कि एक बार जब फोर्स आता है तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट आता है तो फोर्स नहीं होता है। तो जब फोर्स नहीं होता है तब भी वर्क नहीं कहलाएगा, और अगर फोर्स है डिस्प्लेसमेंट नहीं है तब भी वर्क नहीं कहलाएगा। तो हम लोग को फॉर्मूला तो भाई एकदम याद हो गया। अब देखते हैं कि इस फॉर्मूला, तो भाई अभी तक तो हम लोगों को फॉर्मूला तो पूरा याद हो गया कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। ये तो एकदम अपने को सेट हो गया माइंड में। अब देखते हैं कि इनका यूनिट क्या होता है, वर्क का यूनिट क्या होता है, तो पहले देखते हैं कि फोर्स का यूनिट क्या होता है। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर। तो वर्क का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर, और इसी को हम जूल भी कह देते हैं। ये एसआई सिस्टम में है, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो सारा एसआई सिस्टम में हम लोग को रखना पड़ेगा। अब वर्क का जो यूनिट है वो तो जूल हो गया, लेकिन क्या इसका कोई और यूनिट होता है? क्या वर्क का कोई और यूनिट होता है? बताइए, कमेंट में बताइए। हाँ बिल्कुल, अर्ग होता है। और इन दोनों में कुछ रिलेशन होता है जूल और अर्ग के बीच। मैं बताता हूं आप लोग को। 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग। 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग। ये याद रखेगा आप लोग। ये भी आप लोग के एग्जाम में एक बार पूछा गया है, एक बार नहीं कई बार पूछा गया है व्यापम के एग्जाम में कि 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग। 1 जूल इज इक्वल टू कितना होता है, तो 10 की पावर 7 अर्ग, 10 के घात 7 अर्ग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कि 1 जूल वर्क कितने को बोलेंगे। 1 जूल वर्क, ये डेफिनेशन के फॉर्मेट में पूछ देता है कि 1 जूल वर्क कितने को बोलेंगे। तो यहां पर से समझ में आता है कि फोर्स जो है उसका यूनिट न्यूटन है,
और इसका यूनिट डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है जो मीटर है। मतलब कि 1 जूल का डेफिनेशन मैं बता रहा हूं आप लोग को। 1 जूल वर्क कब कहेंगे, 1 जूल वर्क हुआ कब कहेंगे, जब 1 न्यूटन का फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगे, जब 1 न्यूटन का फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगे और वो जो ऑब्जेक्ट है वो 1 मीटर, 1 मीटर दूर खिसक जाए। 1 न्यूटन का फोर्स जब किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है और वो 1 मीटर खिसक जाता है तो 1 जूल वर्क किया गया कहेंगे। तो 1 जूल वर्क किया गया कहेंगे। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि भाई वर्क है वो कौन सा क्वांटिटी है, कौन सी राशि है, वो अदिश सदिश वाला अदिश है या सदिश है, वो देखते हैं। ये जो बल है, पहले तो बल के बारे में देख लेते हैं। वो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब कि सदिश राशि है। इसके पास डायरेक्शन भी है, इसके पास दिशा भी है। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब कि ये भी सदिश है, इसके पास भी दिशा है, डायरेक्शन है। अब आप लोग कमेंट में बताइए कि वर्क क्या है, वर्क क्या है, वर्क क्या है, अदिश राशि है या सदिश राशि? तो मैं बताता हूं, वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, मतलब कि अदिश राशि। इसके पास दिशा नहीं होता, इसके पास दिशा नहीं होता। तो भाई फोर्स जो है वो तो वेक्टर हो गया, डिस्प्लेसमेंट है वो भी वेक्टर हो गया। तो ऐसा क्या हुआ कि वर्क जो है, जो कि इन दोनों से मिलकर बन रहा है, वो स्केलर है? ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? इस चीज को समझते हैं, इस चीज को जल्दी से समझ लीजिए एक बार। देखिए, मैं फोर्स के वर्क के फॉर्मूले में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, तो यहां पर मैं गुणा का चिन्ह नहीं लगाया हूं, मतलब जो क्रॉस वाला जो होता है ना, ये नहीं लगाया हूं, क्योंकि ये क्रॉस वाला मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ये डॉट वाला मल्टीप्लीकेशन है। फिजिक्स में 2 तरीके के मल्टीप्लीकेशन होते हैं, एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ये तो क्रॉस प्रोडक्ट है, और ये डॉट प्रोडक्ट होता है। डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट होता है। तो जो कार्य है, वर्क जो है, वो बल यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट, ये डॉट प्रोडक्ट है, मतलब अदिश गुणनफल है। डॉट प्रोडक्ट, अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है आप लोग के एग्जाम में। सारे लेक्चर्स में सारे क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट भी कवर हो जाएंगे। तो ये जो डॉट है, डॉट प्रोडक्ट मतलब अदिश गुणनफल है। तो जब 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हम लोग को जो उसका जो प्रोडक्ट मिलता है, 2 वेक्टर हो गए, एक फोर्स एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट एक दूसरा वेक्टर है, फोर्स एक दूसरा वेक्टर है, और दोनों वेक्टर को जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हम लोगों के पास स्केलर क्वांटिटी आती है, जिसको कि हम वर्क कहते हैं। ये समझ में आया? ये समझ में आया? अब स्केलर और वेक्टर है वो भी मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं आप लोग को। स्केलर और वेक्टर को, अदिश और सदिश को भी क्लियर कर देता हूं। अदिश के पास तो डायरेक्शन नहीं है, दिशा नहीं है, इसके पास दिशा नहीं है। तो क्या इसके पास और कुछ नहीं है या क्या कुछ है, उस चीज को देखते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी मतलब कि भौतिक राशि, भौतिक राशि। फिजिक्स में 2 तरीके के फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, एक स्केलर होता है और एक वेक्टर होता है। मतलब कि वही अपना अदिश और सदिश, सॉरी अदिश और सदिश। तो होता क्या है, एक एग्जांपल से इसको भी समझते हैं। इसमें तो दिशा नहीं होता है, डायरेक्शन नहीं होता, और इसमें डायरेक्शन होता है वेक्टर में। तो एक अदिश का एग्जांपल लेके समझते हैं। मास, मान लेते हैं कोई 8 kg का मास है, 8 kg का कोई मास है।
मास मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान 8 kg का मास है। तो ये जो इसमें डायरेक्शन तो है नहीं और इसमें डायरेक्शन है, तो इसमें एक देख लेते हैं फोर्स। फोर्स मतलब बल। बल का एग्जांपल लेते हैं 10 न्यूटन। मान लो 10 न्यूटन कहीं लग रहा है, तो मास जो है इसके पास ये 8 जो है इसको न्यूमेरिकल वैल्यू बोलते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब कि परिमाण। और ये जो केजी है इसको मात्रक कहते हैं, यूनिट कहते हैं। लेकिन इसके पास डायरेक्शन नहीं है। समझते हैं। मास मतलब कि होता है द्रव्यमान, जिसको मास बराबर 8 kg मान लेते हैं। इस एग्जांपल से 8 kg मानते हैं, तो 8 kg मास है, इसमें हमको डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। 8 kg मास, जैसे 8 किलो शक्कर दे दो, 8 किलो चावल दे दो, तो वो जो चावल है उसको किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन का कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, इसलिए मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, अदिश है। लेकिन इसके पास डायरेक्शन तो नहीं है, लेकिन और क्या क्या चीज़, और कुछ नहीं है। तो भाई इसके पास 2 चीज़ होते हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि परिमाण होते हैं, और यूनिट होता है, मात्रक होता है। तो ये तो है। और वेक्टर के बारे में देखते हैं। 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो ये ड्यू ईस्ट मतलब ईस्ट के दिशा की ओर। हमको ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ता है फोर्स को, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी है। 10 जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है, मतलब कि परिमाण है। और ये जो न्यूटन है वो यूनिट है, मतलब कि मात्रक है। और ये जो ड्यू ईस्ट मतलब ईस्ट की दिशा की ओर, पूर्व की दिशा की ओर, मतलब ये डायरेक्शन है। मतलब इसमें डायरेक्शन भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। तो वेक्टर के लिए, वेक्टर को बताने के लिए हम लोग को डायरेक्शन भी चाहिए रहता है, जबकि स्केलर को बताने के लिए हम लोगों को डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये चीज हम लोगों को तो समझ में आ गया। अब क्या होता है परिमाण, क्या होता है मात्रक। अब इसके बाद यूनिट तो समझ में आ गया। अब इसके बाद एक डायमेंशन निकालना होता है, इसका डायमेंशन, जिसको MLT के फॉर्मेट में निकालते हैं। MLT के फॉर्मेट में निकालते हैं, वो भी मैं बता देता हूं आप लोग को। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को एस से शो करते हैं ना, तो इसमें अपन लोगों को वर्क का डायमेंशन निकालना है। तो पहले फोर्स का देख लेते हैं और डिस्प्लेसमेंट का देख लेते हैं। फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो जो डायमेंशन हम निकालेंगे उसको पहले आप लोग समझ लीजिए, वो MLT के फॉर्मेट में निकालेंगे। MLT मतलब कि उस फिजिकल क्वांटिटी में, उस भौतिक राशि में कितना मास अंतर्निहित है, कितना लेंथ मतलब लंबाई अंतर्निहित है, और कितना टाइम यानी कि समय अंतर्निहित है। एक जो फिजिकल क्वांटिटी है उसमें मास, लेंथ और टाइम कितना इनकॉर्पोरेटेड है, इस चीज को हम डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं, उसी को हम डायमेंशन बोलते हैं। तो फोर्स का देखें तो मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास मतलब कि यहां तो मास मिल गया भाई अपने को, मास मिल गया। और एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है LT माइनस 2, LT माइनस 2, LT माइनस 2, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है। और यही डिस्प्लेसमेंट को देखें तो ये तो मीटर में होता है इसका यूनिट, तो ये तो लेंथ है। तो आखिरकार वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? M हो गया ये, L हो गया ये वाला L, और ML2T माइनस 2। दिस विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वर्क। ये भी याद रखिए, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है। ये आप याद रखिए कि वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? ML2T माइनस 2 ये होता है। जितना मैं पढ़ाया वो समझ में आया? जो वर्क है उसे हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? हम लोगों को मालूम है कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। बल गुणा विस्थापन, ये तो अपने को क्लियर है, ये तो अपने को याद हो गया है। तो वर्क अगर कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा तो हम कहेंगे भाई फोर्स कितना है पहले वो देख लो, डिस्प्लेसमेंट कितना है वो देख लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो।
मान लेते हैं कि फोर्स 10 न्यूटन का लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर हो रहा है, तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 10 इंटू 5 10 × 50 न्यूटन 50 न्यूटन विल बी द आंसर। ये तो है भाई बच्चों का सवाल, इसको तो 9th क्लास वाले लोग कर देते हैं। हम लोगों को थोड़ा सा लेवल अप करना पड़ेगा। लेवल अप में क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो पढ़ लिए, लेकिन एक्चुअल में ये फॉर्मूला नहीं होता है। अगर आगे जाएं, आगे पढ़ें तो होता क्या है ये मैं बताता हूं आप लोग को। होता क्या है, फोर्स वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये तो याद रखना ही है। एक फॉर्मूला और याद रखना है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। अब भाई ये कॉस थीटा कहां से आ गया भाई, ये तो मैथ्स वालों के लिए, फिजिक्स में है, बताता हूं मैं आप लोग को, अभी क्लियर हो जाएगा, मजा आ जाएगा। एफ इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, इसका रियल लाइफ एग्जांपल मैं बताऊंगा। एफ एस कॉस थीटा, थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बल और विस्थापन के बीच में जो एंगल होगा वो कॉस थीटा, वो थीटा में अपने को डालना पड़ेगा, फिर कॉस थीटा करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे मैं बताता हूं, एक एग्जांपल से बताता हूं आप लोग को। एक इलस्ट्रेशन और देखते हैं, जैसे क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन बोलो या एग्जांपल बोलो। एक क्वेश्चन मैं देखता हूं, ये वाला, मान लेते हैं कि ये ब्लॉक है, ये डब्बा है, इस पर फोर्स लग रहा है, इधर बल लग रहा है यहां पे, तो ये विस्थापित किधर होगा, विस्थापन इसका किधर होगा, इधर होगा। यहां से अगर हम खींचेंगे, तिरछा खींचेंगे उसको, तो विस्थापन तो आगे ही बढ़ेगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर यहां फोर्स लगाए होते, मान लो यहां फोर्स लगाए होते, यहां से फोर्स लगाए होते, तो विस्थापन ज्यादा होता, जल्दी होता, ज्यादा विस्थापन होता। अब फोर्स अपन लोग यहां लगा दिए। अब पूछेगा वर्क क्या हो रहा। मान लेते हैं कि फोर्स जो है और डिस्प्लेसमेंट, मान लेते हैं कि यहां फोर्स दे दिया 10 न्यूटन और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, बोल रहे हैं 5 मीटर, ठीक है। तो वर्क कितना होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब कि 10 × 5। लेकिन इस केस में गलत हो जाएगा भाई, ये आंसर गलत हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 50 नहीं आएगा आंसर इसका, 50 नहीं आने वाला आंसर इसका, कुछ और आएगा, कॉस थीटा लगेगा इस पे, वो एफ एस कॉस थीटा वाला लगेगा, एफ एस कॉस थीटा वाला लगेगा। तो हम कैसे पता करें कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है, एफ डॉट एस लगाना है, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लगाना है, बल गुणा विस्थापन लगाना है, या बल गुणा विस्थापन गुणा कॉस थीटा करना है। एक एग्जांपल से, एक क्वेश्चन से समझाता हूं आप लोग को, क्वेश्चन से समझाता हूं। यहां पे देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से ही समझ में आएगा। ये मान लो एक ब्लॉक है, इस पे लग रहा है फोर्स इधर और ये विस्थापित हो रहा है इधर, ये विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है, ये यहां से लेकर यहां तक का, सॉरी एस से डिनोट करेंगे डिस्प्लेसमेंट को, एस। तो
मान लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कुछ दिया है, 6 मीटर दिया है मान लेते हैं, और फोर्स दिया है 20 न्यूटन का। अब बताइए वर्क डन कितना होगा? कमेंट में आप लोग बताइए वर्क डन कितना होगा। F डॉट एस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लगाएंगे तो 20 छक्का 120, 20 छक्का 120, 120 हो जाएगा। 20 गुणा 6 बराबर 120 हो जाएगा। तो ये तो गलत आंसर है भाई, ये तो गलत है। तो सही क्या है? सही में हमको ये देखना पड़ेगा कि ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स लग रहा है, तो हमको डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है ये देखना पड़ेगा। तो इसको दो टुकड़ा में तोड़ना पड़ता है, कंपोनेंट्स में दो टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बल अगर इधर लग रहा है मतलब कि इसका आधा बल तो बेकार हो रहा है। अगर ये सीधा लगता तो डिस्प्लेसमेंट कुछ ज्यादा होता, जो कि हम 120 कैलकुलेट कर रहे हैं, वो अगर सीधा अगर लगता तो 20 न्यूटन जो फोर्स लगाते सीधा, तो 120 जूल का कार्य होता, वर्क डन 120 जूल का होता। लेकिन इसमें कुछ अलग है, इसमें हम लोग को कंपोनेंट्स में तोड़ना पड़ेगा। तो दो कंपोनेंट्स में टूटते हैं, दो कंपोनेंट ही अपने सिलेबस में, कॉस थीटा, ये एफ कॉस थीटा में टूटेगा और ये एफ साइन थीटा में। तो एफ साइन थीटा जो है ऊपर वाला जो है, ये तो किसी काम का नहीं है, क्योंकि हमको उसी डायरेक्शन का फोर्स लेना है जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ये तो भाई 90 डिग्री में हो गया उसके, तो 90 डिग्री वाला तो कोई काम कर ही नहीं सकता, इसको हटाओ। ये थोड़ी ना, इसका क्या काम हो रहा है, इसका तो कुछ काम ही नहीं हो रहा है। अगर इधर भी ये थोड़ा सा खींचता और इधर भी थोड़ा सा खींचता तब तो मोशन इस बीच में इसमें हो जाता, इसमें ब्लॉक मूव करता। लेकिन ऐसा नहीं है, ब्लॉक किधर मूव कर रहा है, ब्लॉक सामने की तरफ मूव कर रहा है, मतलब कि हम लोग को एफ कॉस थीटा लेना पड़ेगा। तो एफ कॉस थीटा मतलब एफ इंटू एस कॉस थीटा, एक ही बात है, एफ इंटू एस कॉस थीटा या एफ कॉस थीटा इंटू एस। सॉरी, यहाँ पे डॉट क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लगाना है अपने को, डॉट के हिसाब से चलना है। एफ एस कॉस थीटा, तो यहां पर मान लेते हैं कि थीटा कुछ है, कितना है मान लेते हैं 60 डिग्री थीटा है, 60 डिग्री थीटा दिया हुआ है। तो एफ कितना है 20, एस कितना है 6, और कॉस थीटा मतलब कॉस 60, हमको कॉस 60 डालना है। कॉस 60 कितना होता है 1/2, तो 20 इंटू 6 इंटू 1/2, ये होगा वर्क डन। वर्क हम लोग के लिए ये होगा, कितना होगा ये 60 जूल, सब ऐसा यूनिट में रख लेना, 60 जूल होगा। मतलब आपको समझ में आया? मतलब बात यह है कि अगर किसी एंगल में फोर्स दे रहे हैं, किससे एंगल में, डिस्प्लेसमेंट से कुछ एंगल बना के, जैसे पहले जो क्वेश्चन था उसमें हम लोग डिस्प्लेसमेंट के साथ ही साथ मतलब उसी डायरेक्शन में ये जो फोर्स लगता था उसी डायरेक्शन में लगता था फोर्स जो है। लेकिन इसमें क्या किए हैं, फोर्स को, इसमें जो क्वेश्चन दिया है फोर्स एक अलग एंगल में दे दिया। तो कितने एंगल में दिया, कितने एंगल मतलब किससे, डिस्प्लेसमेंट से। तो डिस्प्लेसमेंट से जितना एंगल होगा वो एंगल को हम लोग को कॉस थीटा में रखना है और सॉल्व करना है। कॉस थीटा का वैल्यू आप लोग को याद रखना चाहिए, 0, 30, 45, 60, 90 का तो याद रहना चाहिए, उसी में से आएगा। तो कॉस 60 1/2 होता है, तो ये इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से कैलकुलेट होगा, दो टुकड़ों में टूटेगा। साइन थीटा का कोई महत्व नहीं है, किस लिए महत्व नहीं है, अगर जो ब्लॉक है वो मूव करता ऊपर की ओर, तब देख लेते भाई साइन थीटा का यूज, ठीक है ना। तो ये तो समझ में आ गया। अब हम देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आएगा भाई, अगर थोड़ा सा कठिन करेगा तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। कितना भी पूछ दे इसी में वैल्यू रख लीजिए, फोर्स का वैल्यू कुछ और चेंज कर दीजिए, डिस्प्लेसमेंट का कुछ और चेंज कर दीजिए, और ये जो थीटा है 60 डिग्री है, उसको 30 कर दीजिए, 0 कर दीजिए, 45 कर दीजिए, उसका वैल्यू पुट कीजिए, आंसर यहां मिलेगा भाई इस फॉर्मूले में, एफ एस कॉस थीटा। तो अब हम लोगों को क्या समझ में आ गया, हम लोगों को ये समझ में आ गया कि वर्क जो है उसके दो फॉर्मूले हैं। एक तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब फोर्स को एफ से डिनोट करेंगे,
फोर्स को F से डिनोट करेंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और एक फॉर्मूला और है जिसको आप लोग को याद रखना है, और करके लिख दे रहा हूं मैं, एफ एस कॉस थीटा। एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, ये याद रखना है हम लोग को। दो फॉर्मूला होते हैं तो इस तरीके से वर्क डन कैलकुलेट होता है। दो फॉर्मूला है बस, एफ एस मतलब कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और एफ एस कॉस थीटा। एफ और एस तो वही है, बस कॉस थीटा नया आ रहा है तो थीटा का वैल्यू अपने को याद रहना चाहिए, बाकी चीज हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट अगले कड़ी की ओर देखते हैं कि नेचर क्या होता है वर्क डन का। वर्क डन का नेचर क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। अब हम देखते हैं नेचर ऑफ वर्क डन। नेचर ऑफ वर्क डन मतलब कि तीन तरीके के होते हैं। पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन मतलब धनात्मक कार्य। नेगेटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन मतलब ऋणात्मक कार्य। और जीरो वर्क डन, शून्य वर्क डन, जीरो वर्क डन, जीरो वर्क डन, शून्य वर्क डन। तो क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन में ये बताता है, क्वेश्चन में ये दिया रहता है कि एक क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा इसमें पॉजिटिव वर्क डन है, नेगेटिव वर्क डन है, जीरो वर्क डन है। चुटकियों में अभी सॉल्व कर दोगे आप लोग। थोड़ा सा 10 मिनट देखिए आप लोग, उसके बाद आप लोग को समझ में आ जाएगा। चुटकियों में सॉल्व कर लोगे आप लोग। वो वाला फॉर्मूला याद है ना, वर्क डन, वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, कार्य बराबर एफ एस कॉस थीटा। उसी से ये समझ में आ जाएगा। तो कॉस थीटा है तो थीटा का जो वैल्यू है, तो इसको समझते हैं हम। समझते हैं भाई। ये एक ब्लॉक है, इसमें फोर्स लग रहा है इधर, और ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब डिस्प्लेस हो रहा है इधर। मतलब कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कुछ एंगल है, कुछ एंगल है थीटा। तो अगर थीटा है, जो थीटा है वो एक्यूट होगा, मतलब 90 डिग्री से कम होगा, 90 डिग्री से कम होगा, तो हम कहेंगे पॉजिटिव वर्क डन, धनात्मक कार्य, पॉजिटिव वर्क डन। और अगर थीटा जो है वो ऑप्टिक्स होगा, 90 डिग्री से ज्यादा होगा, तो उसको कहेंगे नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन ऋणात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य। और अगर एंगल 90 डिग्री हो गया, 90 अंश, मतलब 90 अंश हो गया, मतलब कि कोण जो है 90 डिग्री का हो गया, तो वर्क डन विल बी जीरो।
अच्छे इसी एग्जांपल से समझते हैं। देखिए फोर्स तो लग रहा है इधर, और इसको दो टुकड़ा में तोड़ें तो फिर ये क्या होगा, आप लोग को याद है ना, एफ साइन थीटा। अब ये साइन थीटा कॉस थीटा कैसे लेते हैं ये भी मैं बताता हूं आप लोग को इसी में। ये एफ कॉस थीटा फोर्स का मतलब कि एंगल से चिपका हुआ जो कंपोनेंट है, ये एंगल से चिपका हुआ, क्योंकि एंगल यहां है, एंगल से चिपका हुआ जो कंपोनेंट है वो कॉस थीटा होगा, एफ कॉस थीटा। और जो एंगल से चिपका हुआ नहीं है वो एफ साइन थीटा होगा, साइन थीटा होगा। ठीक है, तो इसमें ये भी फोर्स लगा रहा है और ये भी फोर्स लगा रहा है, मतलब एफ साइन थीटा, मतलब ये फोर्स का ही दो टुकड़े हैं ना, फोर्स के दो टुकड़े हैं, एक वर्टिकल है एक हॉरिजेंटल है। तो ये जो वर्टिकल है वो भी फोर्स लगा रहा है, लेकिन उसके द्वारा कोई डिस्प्लेसमेंट हो नहीं रहा है, तो मतलब ये फोर्स तो भाई किसी काम का नहीं है भाई, वर्क में किसी काम का नहीं है। वर्क जो है वो पूरा का पूरा वर्क ये कर रहा है एफ कॉस थीटा, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स, इसी बल के कारण विस्थापन हो रहा है। इसलिए कार्य में वही फोर्स, वही बल का टुकड़ा कह दो, या वही बल जो उपयोग होगा जो कि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होगा। ये चीज क्लियर है। अब हम देखते हैं इसका शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। मैं बताता हूं कि एमसीक्यू जल्दी सॉल्व कब होगा, कब ऋणात्मक होगा, कब धनात्मक होगा, कब जीरो होगा, उस चीज को समझते हैं। एक ट्रिक देता हूं आप लोग को कि ऋणात्मक क्या है, धनात्मक क्या, ये चीज पता चल जाएगा आप लोग को। एक ट्रिक देता हूं। ट्रिक से पहले ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, पहले वाला जो कॉन्सेप्ट था उसको देख लेते हैं एक बार, फिर मैं ट्रिक दूंगा, ओवरऑल ट्रिक दे दूंगा। मतलब कि ये डब्बा है, ये डब्बा इधर आके खिसक जाता है, तो बताइए गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन किया गया? भाई वर्क डन जीरो किया गया, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर होता है और ये दोनों के बीच डिग्री 90 डिग्री होता है। अगर 90 डिग्री वाला फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स, बल और विस्थापन के बीच में अगर 90 डिग्री है, विस्थापन से 90 डिग्री में अगर कोई फोर्स है तो उसके द्वारा कोई वर्क डन नहीं किया जाता है, वो जीरो कहलाता है, जीरो वर्क डन। तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी जीरो, तो ये चीज है। एक और एग्जांपल देखते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क डन है डब्बे को खिसकाने में, ये कितना होगा? ये जीरो होगा, ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, आने का चांस है भाई पूरा इसमें। क्योंकि दोनों के बीच 90, किन दोनों के बीच? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच 90 अंश का कोण है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री। अब एक एग्जांपल देते हैं, ये वाला, ये एग्जांपल भी पूछा जा सकता है। ये एग्जांपल भी पूछा जा सकता है। ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, ये चारों तरफ चक्कर काट रहा है न्यूक्लियस के। तो फोर्स तो लग रहा है इधर, फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेस हो रहा है इधर। तो होता क्या है, जब चक्कर चलता रहता है, न्यूक्लियस के चक्कर काटता रहता है जब इलेक्ट्रॉन, तो फोर्स लगातार केंद्र की ओर रहता है, वो लगातार खींचता रहता है, इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं उसको। सेंटर की ओर लगता है, सेंट्रल की ओर लगता है ये फोर्स, और सेंटर की ओर लगने के कारण इसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल।
सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स अभिकेंद्रीय बल। अब इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि अभिकेंद्रीय बल के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क कितना होगा, ये बताइए। तो भाई हम तो एंगल देख लेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अब भाई तुम लोग बोलोगे कि भाई ये तो गोल घूम रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट तो सीधा ही होता है, सीधा ही हो रहा था, लेकिन वो फोर्स जो है वो लगातार लग रहा है, इसके कारण वो गोल घूम रहा है। तो फोर्स जो है अगर छोटे टुकड़े में देखें, अगर छोटे टुकड़े में भी देखते हैं, ऐसे छोटे टुकड़े में, तो डिस्प्लेसमेंट सीधा हो रहा है। सीधा मतलब ये, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट जो है वो सीधा हो रहा है इधर। तो ये जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है, इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री बन जाता है। ये 90 डिग्री बनने के कारण ही सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन है वो जीरो हो जाता है, और जीरो कहते हैं इसको, चाहे वो सेंट्रीपिटल फोर्स हो या चाहे वो डब्बे खिसकाने में ग्रेविटेशनल फोर्स हो, दोनों के द्वारा किया गया कार्य जीरो होगा, ये याद रखिएगा। वर्क डन जीरो होगा, ये याद रखिएगा दोनों के केस में। इतना समझ में आया। अब मैं ट्रिक देता हूं, अब आप लोग को एक छोटा सा ट्रिक दे देता हूं। हमने पढ़ा कि जो वर्क डन है, जो वर्क डन है, वर्क जो वर्क डन है, वर्क डन वो कितना है? वर्क डन कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। वही पॉजिटिव नेगेटिव वाला, ऋणात्मक धनात्मक और जीरो वाला। तो हम लोग को कैसे पता चले कि भाई ऋणात्मक है, धनात्मक है या जीरो है? तो एक तो एंगल से बता दिया कि एक्यूट एंगल अगर होगा मतलब 90 डिग्री से कम डिस्प्लेसमेंट के साथ, अगर फोर्स जो है वो 90 डिग्री से कम बनाएगा, मतलब मान लेते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट है और ये फोर्स है, तो ये जो थीटा है वो 90 डिग्री से कम है। 90 डिग्री से कम है तो यहाँ इस केस में, ये वाला जो केस है, इसमें वर्क डन पॉजिटिव होगा, वर्क डन विल बी पॉजिटिव। और अगर थीटा जो है वो ऑब्ट्यूस है, मतलब कि फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो ऑब्ट्यूस है, तो इसमें वर्क डन होगा 90 से ज़्यादा है, 90 डिग्री से नेगेटिव होगा। और ये जो 90 डिग्री वाला केस है, फोर्स जो है 90 डिग्री में है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो, डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री और फोर्स मतलब बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री है, तो इस केस में जीरो वर्क डन होगा, वर्क डन विल बी जीरो, वर्क डन विल बी जीरो। अब इसमें ट्रिक का क्या बात है भाई? जल्दी से जल्दी एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक मैं बताता हूं आप लोग को। सीधा बातों से सॉल्व होगा। बातों से सॉल्व कैसे करें? अगर हम लोगों को लगता है कि कोई डब्बा है या कोई भी चीज है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो मूव कर रहा है और मूव करते हुए उसे कोई चीज रोक रहा है, कोई चीज रोकने की कोशिश कर रहा है, मतलब स्पीड को यदि फोर्स है वो कम कर रहा है, स्पीड को यदि फोर्स है वो कम कर रहा है, तो अगर कम कर रहा है स्पीड को मतलब वो ऋणात्मक कार्य होगा, नेगेटिव। और यदि स्पीड को बढ़ा रहा है तो वो पॉजिटिव कार्य होगा। और अगर स्पीड के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर रहा है, मतलब कि ना तो स्पीड को बढ़ा रहा है ना तो स्पीड को कम कर रहा है, तो मतलब वो जीरो वर्क डन, मतलब कि अगर रेस्ट में है तो जीरो वर्क डन, जीरो वर्क डन होगा। ये कॉन्सेप्ट है भाई, ये ट्रिक है। पूछेगा हमेशा क्वेश्चन में, ये पूछेगा। तो बताइए जीरो वर्क डन का क्या एग्जांपल है भाई? रेस्ट में पड़ा रहे, जीरो वर्क डन का क्या एग्जांपल है? जीरो वर्क डन का क्या एग्जांपल है कि जीरो वर्क डन मतलब शून्य कार्य। इसमें तो यह है कि भैया तो रेस्ट में रहे, रेस्ट में रहे, वो रेस्ट में रहना चाहिए, तो उसके ऊपर कोई वो नहीं करना है, कोई मतलब कि
ना तो स्पीड बढ़ रहा है ना तो घट रहा है, रेस्ट में है, तो जीरो वर्क डन। और अगर स्पीड बढ़ रहा है तो पॉजिटिव वर्क डन, और अगर घट रहा है तो नेगेटिव वर्क डन। ये ट्रिक है, ये ट्रिक आपको याद हो जाना चाहिए, ये ट्रिक है। अब नेगेटिव वर्क डन, जो नेगेटिव वर्क डन है, इसका एक प्यारा सा एग्जांपल है जो क्वेश्चन में पूछ सकता है भाई। घर्षण बल के द्वारा, फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन को क्या बोलते हैं? नेगेटिव बोलेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कमेंट में बताइए भाई। वैसे ये तो इतना सरल है। अगर ये बंदा धक्का दे करके इस डब्बे को आगे की ओर मूव करना चाहता है, लेकिन इसमें इसका जो सरफेस है ये उबड़ खाबड़ है, जिसके कारण घर्षण बल लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स घर्षण बल लगेगा। तो घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य को क्या कहते हैं? हमेशा ऋणात्मक कहते हैं, नेगेटिव वर्क डन। तो सीधा वन लाइन में क्वेश्चन पूछेगा, घर्षण दल फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन को क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे, ऋणात्मक लेंगे, धनात्मक लेंगे, शून्य लेंगे, ऐसा करके ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है ऐसा बनाएगा। हम लोग को लेना है नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन को हमको टिक करके आना है। चलिए